नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वयं के इस कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। मैं डॉक्टर ऋचा साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आज के व्याख्यान में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का परिचय। इसके पिछले व्याख्यानों में आपने बात करी है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के ही बारे में, जिसमें हमने घटकों के बारे में बात किया है, हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया है। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के परिचय के बारे में। इसके परिचय और महत्व के बारे में आइए जानते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ तब तक तटस्थ पदार्थ से अधिक कुछ नहीं है जब तक कि लोग उसकी उपस्थिति को पहचान न लें, उन्हें बहुत महत्व न दें और उनसे लाभ उठाने के साधन विकसित ना कर ले, तब प्राकृतिक पदार्थ एक कार्य को पूरा करते हैं। ये बोला था बास्व और बर्गर ने 1996 में और मिशेल 2002 में। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण व्यवस्था का एक ऐसा घटक है। पर्यावरण व्यवस्था में भूदृश्यों की सामग्रियों, विशेषताओं और प्रक्रियाओं की समग्रता शामिल होती है। ये पर्यावरणीय व्यवस्थाएं दुनिया के क्षेत्रों को अपनी काफ़ी विशिष्ट और विशिष्ट व्यवस्थाएं देती हैं, जिसमें सामग्रियां और ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में विभिन्न विकल्प होते हैं। उपयोग योग्य सामग्रियां, विशेषताएं और प्रक्रियाएं भूदृश्य की क्षमता का निर्माण करती हैं। इस क्षमता के कुछ हिस्सों का उपयोग करके मनुष्य उन्हें एक नया कार्य, एक नया उद्देश्य देते हैं। वे उन्हें जीविका का स्रोत बनाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन उसे बोला जाता है। जैसा कि जिमरमैन ने इस प्रक्रिया को इस प्रकार कहा है कि संसाधन नहीं होते, वो बन जाते हैं। चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की इस अवधारणा की बहुत अधिक मानव केंद्रित होने के कारण आलोचना की गई है, इसलिए आज कई लोग संसाधनों की व्याख्यान इस क्रियात्मक या उपयोगवादी अर्थ से कहीं अधिक व्यापक रूप से करते हैं। उस संदर्भ में संसाधन पृथ्वी पर, उसके अंदर या उसके ऊपर मौजूद अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ये चीज़ बोली थी मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने 2002 में। अब प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सामान्य रूप से इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधनों का उसकी समाप्ति और पुनर्योजी शक्ति के अनुसार है। गैर नवीनीकरण संसाधनों को नवीनीकरण संसाधनों से अलग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से प्राप्त सामग्री है जिनका उपयोग जीवन के को सहारा देने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य करते हैं उससे प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। सीधी साफ भाषा में अगर मैं दोबारा बोलूँ तो ये समझिए कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, उनको वो नाम क्यों दिया गया है। तो वो कुछ नहीं बट एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य करते हैं और उससे प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। जैसे कि तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु, पत्थर और रेत आदि प्राकृतिक संसाधन है। अन्य प्राकृतिक संसाधन है हवा, सूर्य की रोशनी, मिट्टी और पानी। पशु पक्षी, मछली और पौधे भी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भोजन, ईंधन और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल बनाने के लिए किया जाता है। लोग जो भी भोजन खाते हैं वह पौधे हों या जानवरों से ही आता है। कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन गर्मी, प्रकाश और शक्ति प्रदान करते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रदान किए गए पदार्थ या सामग्रियां जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उसमें आती है ऊर्जा, कच्चा माल और जीविका शामिल है। अब इन प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? मानव अस्तित्व, आर्थिक विकास और समग्र कल्याण के लिए ये आवश्यक है। वे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को समर्थन करते हैं। अब इनके प्रकार किस किस टाइप के हैं? अब प्राकृतिक संसाधनों को कई तरीके से अलग अलग बोल सकते हैं आप, प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधनों को उनकी नवीनीकरण के आधार पर पहला जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें पहला है नवीनीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वे संसाधन जो अनंत मात्रा में उपलब्ध है और जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। साथ ही वैकल्पिक संसाधन, जिसे अक्षय संसाधन भी कहा जाता है, ये ऐसे संसाधन हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरणों में है सूर्य का प्रकाश, हवा और पवन। वे निरंतर उपलब्ध रहते हैं और उनकी मात्रा पर मानव उपभोग का कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि नवीनीकरण संसाधनों की पुनर्प्राप्ति का दर तेज नहीं होता और यदि उनका अत्यधिक दोहन या उपयोग किया जाता है तो वे समाप्त होने के लिए असंवेदनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त यह ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है जल संसाधन। इसमें आती हैं नदियाँ, झीलें, भूजल आदि इसमें शामिल है। बायोमास भी इसी में आते हैं, लकड़ी, फसल, अपशिष्ट जैसे जैविक पदार्थ। फिर दूसरा है इसमें गैर नवीनीकरण संसाधन। ये वो संसाधन है जो सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं और स्थायी दर पर पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। वे संसाधन जो अपनी गैर नवीनीकरण प्रकृति के कारण बहुतायत, सीमित हैं और उन्हें उपलब्धता भविष्य में समाप्त हो सकती है, उन्हें गैर नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। साथ ही वैकल्पिक संसाधन, जिन्हें समाप्त होने वाले संसाधन भी कहा जा सकता है। ये संसाधन अत्यधिक धीमी गति से बनते हैं और पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से नहीं बनते हैं। किसी संसाधन को गैर नवीनीकरणीय तब माना जाता है जब उसकी खपत की दर पुनर्प्राप्ति की दर से अधिक हो। गैर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है खनिज और जीवाश्म ईंधन। उदाहरण के तौर पर पहले है जीवाश्म ईंधन, जिसमें आते हैं कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। खनिज, धातु जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि। उत्पत्ति के स्रोत के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसके पहले हमने नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण माध्यम के संदर्भ में इन्हें बांटा था। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के स्रोत के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है जैविक। जैविक प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन हैं जो कि कार्बनिक और जैविक या जीवित पदार्थों से आते हैं, जिनमें है जानवर, जंगल या वनस्पति और उनसे प्राप्त होने वाले अन्य सामग्री जैसे संसाधन इसमें शामिल है। पेट्रोलियम, तेल, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन भी इस समूह में शामिल हैं क्योंकि वे सड़ चुके कार्बनिक पदार्थों से ही उत्पन्न होते हैं। फिर आते हैं अजैविक, जिसको हम अबायोटिक भी कहते हैं। अजैविक प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो अजैविक और निर्जीव पदार्थों से आते हैं। अजैविक प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है पानी, जमीन, हवा, भारी वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। अब हम बात करेंगे तीसरे वर्ग के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास के चरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें है पहला संभावित संसाधन। वे संसाधन जो वर्तमान में उपयोग में आते हैं लेकिन भविष्य में मूल्यवान हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गहरे समुद्र के खनिज, अज्ञात तेल भंडार। फिर आते हैं वास्तविक संसाधन। अब वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन उन्हें कहा जाता है जिन्हें विकसित संसाधन के रूप में जाना जाता है। वे संसाधन जिन्हें मनुष्य ने बहुत समय से खोजा है और विकसित किया है। इसका सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है और इनकी मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है। वर्तमान में इनका उपयोग भी किया जाता है। वास्तविक संसाधनों का विकास तकनीक पे निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आज हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जो जल, जीवाश्म ईंधन, खनिज, पौधे और जानवर उपयोग करते हैं, उनमें से अधिकांश वास्तविक संसाधन में आते हैं। फिर आते हैं आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन वे वास्तविक संसाधन हैं जो हमारे पास नहीं है। वर्तमान में तकनीकी उपलब्धता के बावजूद उन्हें निकाला नहीं जा रहा है। उन्हें दुनिया की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहित किया जाता है। भविष्य में बिजली पैदा करने जैसी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांध में पानी का भंडारण आरक्षित संसाधनों का एक उदाहरण है। फिर आते हैं स्टॉक संसाधन। अब स्टॉक संसाधन वे संसाधन हैं जिनके लिए वर्तमान में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। उन्हें निकालने की तकनीक, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है लेकिन तकनीकी कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, लेकिन हम इन तत्वों से ऊर्जा निकालने की तकनीक नहीं जानते। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? पहला है सौर ऊर्जा।
जिसमें क्या परिभाषा है, चलिए हम अब उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है सौर ऊर्जा। इसकी परिभाषा क्या है? सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा जिसे ऊष्मा या बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल फोटोवोल्टेक प्रणालियाँ, कैसे हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। पहला जिसको पीवी टेक्निक बोलते हैं, फोटोवोल्टेक प्रणालियों में आता है। सौर पैनल, इसको हम सोलर पैनल कहते हैं। तो सोलर पैनल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर तापीय प्रणालियाँ तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग हीटिंग के लिए या भाप टरबाइनों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? ये प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से उपलब्ध है। उत्पादन कैसे किया जा सकता है? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, जो स्थान और मौसम के आधार पर रुक रुक कर हो सकते हैं। अब इनका अनुप्रयोग क्या है? आवासीय और वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन, सौर जल तापन, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण का उपयोग करना। अब हम सौर ऊर्जा के बाद बात करेंगे दूसरे पवन ऊर्जा के बारे में। अब पवन ऊर्जा या वायु की गति से प्राप्त ऊर्जा, जिसे पवन टरबाइनों के उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके प्रकार क्या है? तटवर्ती पवन फार्म, भूमि पर स्थित, आमतौर पर निर्माण और रखरखाव होता है और ये कम खर्चीला होता है। तटवर्ती पवन फार्म मतलब ये वो विंड मिल्स हैं या विंड फार्म्स हैं जो तटीय इलाकों में होते हैं। अपतटीय पवन फार्म, ये जल निकायों में स्थित होते हैं, जिसमें इनमें आमतौर पर अधिक और स्थिर पवन की गति होती है, लेकिन ये अधिक महंगे होते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? परिवर्तनशील तथा हवा की गति या स्थिरता पे निर्भर होते हैं। हवा चलने के दौरान बिजली पैदा करते हैं, जो रुक रुक कर हो सकती है। अब इनका अनुप्रयोग क्या किया जा सकता है? बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों में एकीकृत किया जा सकता है। अब पवन के बाद हम बात करेंगे जल विद्युत के बारे में। अब जल और से कैसे हम ऊर्जा ले सकते हैं? पानी के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा आमतौर पर बांधों के माध्यम से जो बिजली उत्पादन के लिए टरबाइनों को चलाती है। अब इसके प्रकार क्या है? रन ऑफ रिवर प्रणालियां या रन ऑफ रिवर टेक्निक, बिना अधिक भंडारण के विद्युत उत्पादन के लिए नदी के प्रवाह के एक भाग को मोड़ देना। अब जलाशय प्रणालियां क्या है? बांधों के पीछे जलाशय के पानी का भंडार करना निरंतर ऊर्जा आपूर्ति प्रदान कर सकती है। कैसे? जब वो भंडार में रहता है पानी डैम में, अब जब हमको ज़रूरत पड़ती है हम उनके गेट्स को खोल सकते हैं, वहाँ टरबाइन लगा होता है और इस तरीके से हम निरंतर ऊर्जा आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं। पंप भंडारण, कम मांग के समय पानी को अधिक ऊंचाई पर पंप करके ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है तथा अधिकतम मांग के समय इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विश्वसनीय और आधार भार बिजली प्रदान कर सकता है। बांध निर्माण और प्राकृतिक जल प्रवाह में परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय प्रभाव देखे जा सकते हैं। ऐसे कुछ डैम हैं जिन्हें बोला जाता है कि उससे पर्यावरणीय प्रभाव या बायोडाइवर्सिटी में चेंज आया है। ये इसका एक आप बोल सकते हैं कि विशेषताएं हैं, जो कि हमेशा नहीं होता। इनका अनुप्रयोग क्या है? बिजली उत्पादन के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर आते हैं बायोमास। बायोमास क्या होते हैं? पौधों और जानवरों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ, जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। लकड़ी और कृषि अवशेष सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी और कृषि अवशेषों को या जैव ईंधन में संसाधित किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को। दूसरा है बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे खाद, मल या इन सब चीज़ों को अवायवीय पाचन से उत्पन्न, अगर हम इनको फर्मेंट कर दें, अगर हम इनको डाइजेस्ट करें एक क्लोज्ड कंटेनर में, तो हम बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं। जैव ईंधन क्या है? मक्का, गन्ना या शैवाल जैसी फसलों से प्राप्त इथेनॉल और बायोडीजल जैसे तरल ईंधन इसमें आते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? इनका उपयोग बिजली, हीटिंग और परिवहन ईंधन के लिए किया जा सकता है।
इसकी उपलब्धता क्या है? कृषि और वानिकी पदार्थों पर निर्भर है इसकी उपलब्धता। इसका अनुप्रयोग क्या कर सकते हैं? विद्युत संयंत्र और तापन प्रणालियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवहन ईंधन की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे? जैसे बायो इथेनॉल या बायोडीजल के रूप में। अपशिष्ट प्रबंधन या न्यूनीकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए या ज़ीरो कार्बन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा के बारे में। अब ये भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन या प्रत्यक्ष तापन के लिए किया जा सकता है, उसको हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब इनके प्रकार क्या हैं? भूतापीय विद्युत संयंत्र, भूतापीय भंडारों से भाप या गर्म पानियों का उपयोग टरबाइन चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इनका प्रत्यक्ष उपयोग या अनुप्रयोग क्या है? इमारतों को गर्म करने, पौधों को उगाने, फसलों को सूखने या अन्य प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिए भूतापीय गर्म पानी का उपयोग किया जा सकता है। अब भूतापीय ऊष्मा पंप ये क्या होता है? इमारतों को गर्म और ठंडा करने के लिए पृथ्वी के अपेक्षाकृत स्थिर तापमान का उपयोग किया जा सकता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? विश्वसनीय और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति प्रदान कर सकता है भूतापीय ऊर्जा। अब स्थान ये निर्भर करता है, भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावी है, हर जगह उत्पन्न नहीं किए जा सकते और हर जगह होते भी नहीं। अब इनका अनुप्रयोग क्या है? बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, अंतरिक्ष हीटिंग या शीतलन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के लाभों के बारे में हम जानते हैं। पहला है पर्यावरणीय लाभ। जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। अगर हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करें और इन सब ऑल्टरनेट एनर्जी का इस्तेमाल करें तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज को हम कम कर सकते हैं। अब वायु और जल प्रदूषण में कमी आ सकती है, उसमें हम कमी कर सकते हैं। आवास विनाश और पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवधान को जो ये इफेक्ट करते हैं उनको हम न्यूनतम कर सकते हैं। दूसरा है वह नियता। यदि जिम्मेदारी से प्रबंधन किया जाए तो इसे प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सकता है। अब सीमित गैर नवीनकरण संसाधनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जैसे हम पेट्रोलियम पे इन सब चीज़ों से निर्भर हैं, उन पे हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इससे आर्थिक लाभ हो सकते हैं, कैसे? प्रौद्योगिकी विकास हो सकता है, विनिर्माण और रखरखाव में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। स्थानीय और विकेंद्रित ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से दीर्घावधि में ऊर्जा लागत में कमी आ सकती है। चौथा है ऊर्जा सुरक्षा, इसको हम एनर्जी सेफ्टी के नाम से जानते हैं। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम तथा ऊर्जा लचीलापन को बढ़ावा देता है। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों की आप चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पहला, अंतराल। सौर और पवन ऊर्जा मौसम की स्थिति और दिन के समय पर निर्भर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है उनमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हैं, इनकी कुछ चुनौतियां भी इनको इस्तेमाल करनी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ये मौसम पे और दिन पर निर्भर करते हैं। तो क्या होता है कि ये ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तन ला सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण या बैकअप सिस्टम की आवश्यकता होती है अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उच्च प्रारंभिक लागत। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रारंभिक पूंजी निवेश महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि परिचालन और रखरखाव लागत समानता कम होती है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, लेकिन क्या होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तकनीकी उन्नति और पैमाने की अर्थव्यवस्था समय के साथ लागत को शायद कम कर सकती है। अगर हम टेक्निक्स डेवलप करें, इस पर रिसर्च करें, तो हो सकता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है वो हम कम कर सकते हैं। तीसरी चुनौती क्या है? पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव। जल विद्युत परियोजनाएं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर सकती है। बायोमास ऊर्जा उत्पादन खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब जो बायोमास, हमने मक्के का एक उदाहरण लिया था, अब मक्का खाया भी जाता है।
अब क्या होता है, अगर इस बायोमास को हम ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करें तो खाद्य उत्पादन के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, या एक फूड के साथ ये compete कर सकते हैं, या वनों की कटाई को जन्म दे सकते हैं। संसाधन का स्थान, नवीनीकरण संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की नवीनीकरण ऊर्जा तक अधिक पहुंच सकती है और कहीं पे कम पहुंच सकती है। इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग और वितरण करने के लिए बुनियादी ढांचों का विकास आवश्यक है। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं। अब इसकी प्रबंधन और संरक्षण की प्रथाएं क्या है? पहला है सतत विकास, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए परियोजनाओं का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थानीय समुदायों को समर्थन देने वाली प्रथाओं को लागू किया जा सकता है। हमको पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थानीय समुदायों का भी ध्यान देना है, उनको समर्थन मिल सके या उनके लिए सस्टेनेबल हो, इस टाइप की टेक्निक्स को हम लागू कर सकते हैं। दूसरा है तकनीकी नवाचार, हम टेक्निक्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आंतरायिक ऊर्जा स्रोतों को संभालने के लिए ऊर्जा भंडारण जैसे बैटरी, पंप भंडारण एक्सेट्रा या ग्रिड प्रबंधन में प्रगति लाने की आवश्यकता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की दक्षता में सुधार और लागत में कमी ला सकते हैं। इनकी लागत, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम कम कर सकते हैं, उससे ओवरऑल, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होता है, तो इसमें नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल को हम एक तरीके से इसकी प्रोत्साहन कर सकते हैं। नीति और विनियमन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरकारें नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि क्रेडिट या सब्सिडी। आप सुने होंगे बहुत सारे स्टेट्स में सोलर एनर्जी या सोलर पैनल को डेवलप करने के लिए, घर में लगाने के लिए काफ़ी मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो नीतियाँ हैं और विनियमन है जो सरकार ला सकती है। पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मानक और विनियमन स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता फैलाई जा सकती है। नवीनीकरणीय संसाधनों के लाभ और महत्व के बारे में सार्वजनिक समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने सौर ऊर्जा पढ़ा, हमने पवन ऊर्जा पढ़ा है, हमने और भी सारे बायोमास के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से आप जानते हैं। पहला है इसमें जीवाश्म ईंधन। ये वो कार्बनिक पदार्थ हैं जो लाखों वर्षों में विघटित होकर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए हैं। ये वो फॉसिल हैं, आप बोल सकते हो, जो कि एक ऐसे कार्बनिक फॉसिल है, ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत सालों से ज़मीन पे गड़े हुए थे, बहुत अंदर मात्रा में, कई हजार सालों से, और वो अब फॉसिल के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो अपने आप को कोयला, तेल या ऐसे प्राकृतिक गैस में अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। वो आते हैं जीवाश्म ईंधन में। अब इसके प्रकार क्या है? पहला है कोयला। ये ठोस जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं कोल। इसमें प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट है, ये बहुत हाई क्वालिटी कार्बन पदार्थ है, हाई क्वालिटी कोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस, या बिजली उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं सब बिटुमिनस और लिग्राइट। ये थोड़े से इनकी क्वालिटी कम होती है। ये 4 प्रकार के कोयले हैं जो पाए जाते हैं प्रकृति में। अब इनका प्रयोग क्या क्या है? विद्युत उत्पादन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इस्पात उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, सीमेंट निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं तेल या पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन से बना तरल जीवाश्म ईंधन है। ड्रिलिंग के माध्यम से इसे निकाला जाता है और विभिन्न उत्पादों में परिष्कृत किया जाता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इनका अनुप्रयोग क्या है? परिवहन ईंधन के रूप में मेजरली यूज़ होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल के फॉर्म में। हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स के फॉर्म में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, प्लास्टिक है, या कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, वो सारे पेट्रोकेमिकल्स भी इसी से आते हैं। फिर आता है प्राकृतिक गैस, जिसको हम नेचुरल गैस के फॉर्म में जानते हैं। मुख्य रूप से इसमें आते हैं मीथेन।
ये मुख्य रूप से मीथेन से बना यह कोयला और तेल की तुलना में अधिक स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है। इन कंपैरिजन टू पेट्रोलियम, या जो लिक्विड डीजल पेट्रोल की हम बात करें या कोयला की बात करें, ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, ये प्रायः मीथेन से बना होता है और ये काफ़ी क्लीन एनर्जी देता है, अधिक स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है। ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के माध्यम से इसे निकाला जाता है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? विद्युत उत्पादन में इनका इस्तेमाल होता है, तापन या हीट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है, रासायनिक उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं दूसरे, परमाणु ऊर्जा, इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। परमाणु प्रक्रियाओं से मुक्त ऊर्जा, विशेष रूप से विखंडन, जहां परमाणु नाभिक विभाजित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। अब इनके प्रकार क्या क्या है? पहला है परमाणु विखंडन। इसकी विशेषताएं, सबसे आम परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया है जिनमें भारी परमाणु नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब इनका उपयोग कहाँ पे होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं परमाणु संलयन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हल्के परमाणु नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन समयानिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। वर्तमान में यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में इनकी संभावना है कि इसका इस्तेमाल एक इंडस्ट्री में या किसी भी बिजनेस मॉडल में इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज एन एनर्जी सोर्स। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? प्रौद्योगिक रिएक्टर में और अनुसंधान जैसे ITER परियोजना में इनका इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। हाई या उच्च ऊर्जा घनत्व है इसका। ईंधन की थोड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में ये जो न्यूक्लियर पावर है वो न्यूनतम प्रत्यक्ष उत्सर्जन करते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे होता है? बिजली उत्पादन में इनका उपयोग होता है, अंतरिक्ष अन्वेषण में इनका उपयोग होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन में संभावित भविष्य में इनका उपयोग हो सकता है। अब गैर नवीनीकरण की स्रोतों की विशेषताएं क्या है? क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? पहला है सीमित उपलब्धता। गैर नवीनीकरण संसाधनों की आपूर्ति सीमित है और यदि वर्तमान दरों का उपयोग जारी रहा तो ये अंततः समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? जीवाश्म ईंधन को जलने से ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि निकलते हैं, जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। कोयला बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक उत्सर्जन करता है, जिसको हम नॉक्स और सॉक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है तेल। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और तेल रिसाव में योगदान करता है, जिससे समुद्री और स्थलीय पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है, यद्यपि कोयला या तेल की तुलना में कम निष्कर्षण करता है और परिवहन से मीथेन का रिसाव महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर आते हैं परमाणु ऊर्जा। इनकी क्या उपलब्धि है? इससे रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसके लिए दीर्घकालिक प्रबंधन और निपटान की आवश्यकता होती है। विनाशकारी दुर्घटनाओं जैसी संभावना होती है, जैसे चेरनोबिल या फुकुशिमा में हुआ था। आर्थिक कारक जो है, लागत, प्रारंभिक बुनियादी ढांचे और निष्करण लागत अधिक हो सकती है, लेकिन परिचालन लागत आमतौर पर नवीनीकरणीय स्रोतों की तुलना में कम होती है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो इसमें बेटर होता है। क्यों? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो नवीनीकरण ऊर्जा और या रिन्यूएबल सोर्स में सेम होता है, बट क्या होता है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो ये ऑटो पायलट में आराम से चलते हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, इसलिए भी इनका उपयोग ज़्यादा होता है। बाजार में अस्थिरता, भू राजनीतिक और घटनाओं या आपूर्ति की मांग की गतिशीलता और बाजार की अटकलों के कारण जीवाश्म ईंधन की कीमतों पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऊर्जा घनत्व, गैर नवीनीकरणीय संसाधनों में आमतौर पर उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, जिसका अर्थ है कि प्रति इकाई ईंधन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में नहीं मिलता। इसलिए इनके कुछ लाभों के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला, उच्च ऊर्जा उत्पादन। औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की महत्वपूर्ण मात्रा पर यह प्रदान करता है।
दूसरा, स्थापित बुनियादी ढांचा, निष्करण, प्रसंस्करण और वितरण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी अच्छी तरह से विकसित है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है विश्वसनीयता, स्थिर और सतत ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करता है जो कि सतत ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, विशेष रूप से निष्करण और शोधन उद्योगों में। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की, अब लेकिन चलिए हम चुनौतियां, चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो आपको पता है कि वातावरण संबंधी जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, ये जो जीवाश्म इंजन होते हैं इनके दहन से जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। ये बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन में इनका काफ़ी योगदान होता है। परमाणु ऊर्जा से रेडियोधर्मी संशोधन और दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन में इनका बहुत योगदान है। संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, बहुत ज़्यादा दोहन करना। गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की सीमित प्राकृतिक होने का अर्थ है कि वह अंततः समाप्त हो जाएंगे, जिससे ऊर्जा की कमी और लागत में वृद्धि हो सकती है। भू राजनीतिक जोखिम है इसमें। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से भू राजनीतिक तनाव और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण को लेकर संघर्ष पैदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि इन संसाधनों के लिए वॉर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल तो मैं अभी नहीं दूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे इन संसाधनों को लेके, नेचुरल संसाधनों को लेके ऐसे बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि आज रिसेंट टाइम में इनको लेके काफ़ी संघर्ष हो रहा है और वॉर हो रहे हैं। कचरे का प्रबंधन इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परमाणु ऊर्जा से रेडियोधर्मी और अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिनके लिए सुरक्षित दीर्घकालिक भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है। वर्तमान रुझान और भविष्य की दिशाएं क्या हो सकती है। चलिए, हमने चैलेंजेस के बारे में जान लिया, हमने उनके उपयोग और उनके लाभ के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में इसका रुझान क्या है और भविष्य की दिशाएं क्या होनी चाहिए। नवीनीकरण ऊर्जा की ओर परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों को गैर नवीनीकरण ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हमको कम करनी चाहिए और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। दूसरा है तकनीकी नवाचार। हमको टेक्निकली अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि हम पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इन कार्बन कैप्चर और ये जो स्टोरेज है उनको हम विकसित कर सके। जो नवीनीकरण ऊर्जा है उनको हम सतत तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक प्रक्रियाओं, परिवहन और आवासीय उपयोग में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना ताकि समग्र ऊर्जा खपत और गैर नवीनीकरण स्रोतों पे हमारी निर्भरता कम हो सके। हमें कुछ ऐसी नीतियां विनियमन लाने की ज़रूरत है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसी नीतियों और विनियमन का आना बहुत ज़रूरी है जिससे हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों से निपट सकें। संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन प्रणाली लाने की बहुत आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे संरक्षण तकनीकों के बारे में। पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, हम उसको मल्टीपल टाइम रिसाइकिल या रीयूज़ जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। कुशल उपयोग कर सकते हैं। संरक्षित क्षेत्र या रिजर्व बना सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव संसाधनों का निष्कर्षण के लिए हम ऐसी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं या ड्रिलिंग या लकड़ी काटने वाली गतिविधियों को रोक सकते हैं जिससे आवास का विनाश होता है। प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके। हम इसका आर्थिक पहलू जाने तो आर्थिक मूल्य क्या है। प्राकृतिक संसाधन खनन, कृषि, ऊर्जा उत्पादन जैसी उद्योगों के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसाधनों की कमी, जैसे संसाधन समाप्त होते हैं या उन पर पहुंच कठिन हो जाती है, उनका मूल्य बढ़ जाता है जिससे आर्थिक चुनौतियां और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक व्यापार या जो ग्लोबल मार्केट है, संसाधनों का व्यापार प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है जिसका प्रभाव वैश्विक बाजारों और भू राजनीतिक पर पड़ता है। नीति और विधान के बारे में चलिए हम बात करते हैं। कुछ विनियमन ला सकते हैं, कुछ ऐसे नीति ला सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निकाय संसाधन उपयोग के कुछ प्रबंधन ला सकते हैं जिससे हम इन सब की जितने भी चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम दूर कर सकें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते या जैसे इन सब के कुछ समझौते किए जा सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें।
अब भविष्य की चुनौतियां रुझान के बारे में, जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें हो सकती हैं जो आगे चल के हमको देखने को मिलेगी। ये आगे चलने वाली भविष्य की चुनौतियां हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसकी वजह से संसाधनों की कमी हो जाएगी, उनकी मांग बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तकनीकी नवाचार अगर हम करें, अगर हम कुछ टेक्निक्स डेवलप करें, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिनसे हम नवीनीकरण ऊर्जा का एक अच्छा इस्तेमाल, एक सतत इस्तेमाल कर सकें, उससे क्या होगा, हम जलवायु परिवर्तन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, ये वैश्विक चुनौतियां हैं और ये आगे आने वाले भविष्य में ये होगा ही। तो हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट कंट्रोल को कम कर सकते हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीजों को हम थोड़ा सा कम करके, इन सारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके। तो आज के व्याख्यान में हमने जाना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या होता है और नवीनीकरण संसाधन क्या करते हैं, गैर नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, इनकी चुनौतियां क्या है या चैलेंजेस क्या है, उनको किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से इनमें नवीनीकरण ला सकते हैं, किस तरीके से इनमें सतत प्रबंधन ला सकते हैं। और आगे आने वाले व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे इन जो प्राकृतिक संसाधनों हैं उनका उपयोग क्या है, उनको किस तरीके से हम सतत तरीके से प्रबंधन करते हुए उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।